तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखते हैं जो उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज थी हमारी 2024, उसमें हम यहाँ पे देख रहे थे उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन। तो इससे पहले हमने यहाँ पे 8 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज की 9वीं वीडियो इस क्लास की। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उत्तराखंड को भूकंप दृष्टि से किन जोन में रखा गया है। तो उत्तराखंड को यहाँ पे रखा गया है जोन 4 और जोन 5 में। जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये जोन 4 में आते हैं। जोन 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा खतरा है भूकंप आने का। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, उत्तराखंड में भूकंप आने के कारण क्या है। तो कारण है यहाँ पे प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति होना, यहाँ पे भूकंप आने के प्रमुख कारण है। आगे यहाँ पे देखते हैं, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT रेखा गुजरती है। तो ये गुजरती है बृहद और मध्य हिमालय के बीच में। हिमालय की यहाँ पे 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहली है यहाँ पे बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। उसके बाद है मध्य हिमालय और उसके बाद है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, और मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, और बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बृहद हिमालय है और मध्य हिमालय, इसकी बीच में कौन सी रेखा है, तो इसके बीच में जो रेखा है उसे NCT कहते हैं, यानी कि मैन सेंट्रल थ्रस्ट इसको कहा जाता है। इसके अलावा मध्य और शिवालिक हिमालय जो है, इसके बीच में कौन सी रेखा है, तो इसको हम कहते हैं MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो इनके बीच में ये रेखाएं स्थित हैं। राज्य में किन स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं, तो 3 स्थानों पे किए गए हैं भूकंप मापी स्टेशन, देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा, ठीक है। चमोली के गरुड़ गंगा में भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा जो टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध के नीचे से कौन सी रेखा निकलती है, तो टिहरी बांध के नीचे से यही रेखा है जो MCT, ये रेखा निकलती है। इसीलिए वहाँ पे विवाद हुआ था कि वहाँ पे टिहरी डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे से केंद्रीय भ्रंश जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है, तो भूस्खलन और बाढ़, ठीक है। ये जो 2 आपदाएं हैं, इनसे राज्य सर्वाधिक प्रभावित होता है, भूस्खलन और बाढ़ से। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन और बाढ़ कब आई थी, तो ये आई थी जून 2013 में, जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी। और किसके कारण आई थी, तो मतलब मंदाकिनी नदी में ये बाढ़ आई थी, और 16-17 जून को, ठीक है, 16-17 जून 2013 में केदारनाथ जो आपदा आई थी, तो ये सबसे बड़ा भूस्खलन था। 2013 की आपदा के लिए सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है। जब केदारनाथ में जो आपदा आई थी तो उसमें सेना द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन था ऑपरेशन सूर्य होप। NDRF की तर्ज पर राज्य में SDRF का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 9 अक्टूबर 2013 में। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है, तो प्रदेश को यहाँ पे 25 सेक्टरों में बांटा गया है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया है, तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर। राज्य में किस वर्ष से प्रति वर्ष को जल दिवस मनाया जाता है, तो ये जो जल दिवस है ये हमेशा 25 मई को मनाया जाता है, और 2017 से इसकी शुरुआत होती है। राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियाँ कौन सी है, तो यहाँ से अब नदी तंत्र शुरू हो गया है। तो पहली है यहाँ पे काली नदी, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है भागीरथी, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। तीसरे पे है अलकनंदा, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौथी है यहाँ पे कोसी नदी, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। तो ये है यहाँ पे राज्य की सर्वाधिक 4 लंबी नदियाँ। टनकपुर के बाद काली नदी को
किस नाम से जाना जाता है? तो काली नदी को टनकपुर के बाद शारदा नाम से जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो ये है अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो ये है काली नदी। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लंबाई क्या है? तो भागीरथी नाम है देवप्रयाग से आगे, और 205 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम वो भागीरथी है, और देवप्रयाग से आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? तो ये है 195 किलोमीटर। देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम व लंबाई, तो देवप्रयाग से नाम तो गंगा ही है, और 96 किलोमीटर ये आगे बहती है। ऋषिकेश में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है चंद्रभागा नदी। ठीक है, तो ऋषिकेश कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये चंद्रभागा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा को ठीक है, गंगा के यहाँ पे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 4 नवंबर 2008 को। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे GAP यानी कि गंगा एक्शन प्लान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में वाराणसी से इसकी शुरुआत होती है। स्पर्श गंगा अभियान, तो ये 17 दिसंबर 2009 को शुरू हुआ था। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब होती है? तो 7 जुलाई 2016 से इसकी शुरुआत होती है, और हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से होती है। किस नदी घाटी को राज्य की धान का कटोरा कहा जाता है? तो कोसी नदी घाटी को कहा जाता है धान का कटोरा। ठीक है, और जो कोसी नदी है ये कौन कौन से जिलों में बहती है? तो ये अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन जिलों में ये बहती है। इस नदी के जो कोसी नदी है ना, तो इसके आसपास की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है, तो इसीलिए यहाँ इसको धान का कटोरा कहा जाता है। पुराणों में किन नदियों को सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है? तो सप्त सामुद्रिक स्रोत में 7 नदियाँ शामिल की गई है। भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौलीगंगा, नयार और पिंडर, ये 7 नदियाँ सप्त सामूहिक स्रोत इनको कहा गया है। राज्य के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी में जो जिला है वो है देहरादून जिला, और यहाँ पे यमुना और टोंस नदी बहती है। इसके बाद जो सबसे पूर्वी जिला है वो है पिथौरागढ़, तो काली नदी यहाँ पे बहती है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये टोंस और यमुना नदी है जो उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। टोंस की सुपिन शाखा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी हिमनद बंदरपुर से निकलती है। जो टोंस नदी है ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, रूपिन और सुपिन, इन 2 नदियों से मिलकर ये बनी है। जो सुपिन नदी है ये उत्तरकाशी से निकलती है। रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार नामक जगह से ये आती है, और इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? रूपिन और सुपिन नदी का जो संगम होता है तो नेटवाड़, ठीक है, उत्तरकाशी के नेटवाड़ नामक जगह में इन दोनों का संगम होता है, और इसके आगे ये टोंस नदी के नाम से जानी जाती है। टोंस नदी की जो लंबाई है वो 148 किलोमीटर है, और जो टोंस नदी है ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, और इन दोनों का संगम होता है तो कालसी और डाक पत्थर के बीच में इन दोनों नदियों का संगम होता है। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये है काली नदी का। कितना? तो 11,400 किलोमीटर इसका बेसिन क्षेत्र है। दूसरी भी है अलकनंदा, इसका 10,900 है, और तीसरे नंबर पे है भागीरथी जिसका 7800 बेसिन क्षेत्र है। आगे यहाँ पे देखते हैं यमुना और टोंस नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो डाक पत्थर व कालसी के मध्य इन दोनों नदियों का संगम होता है। गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो रुद्रगंगा, केदार गंगा व जाह्नवी, या इसको जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गंगोत्री के समीप भागीरथी से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। जो ये जाह्नवी नदी है ये इसमें प्रमुख है, क्योंकि ये उत्तरकाशी की भैरव घाटी में भागीरथी नदी से संगम करती है। भागीरथी में उत्तरकाशी में गंगोरी के निकट कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है अस्सी गंगा, और ये कहाँ से निकलती है? तो ये डोडी ताल से निकलती है। ठीक है, अस्सी गंगा का उद्गम होता है डोडी ताल से। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से,
टिहरी के, ठीक है। भिलंगना की सहायक नदियां हैं तो मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा, ये भिलंगना की सहायक नदी है। भिलंगना नदी, इसकी जो लंबाई है तो 110 किलोमीटर है और भिलंगना और भागीरथी, जो भिलंगना नदी है ये भागीरथी की सहायक नदी है। इन दोनों का जो संगम होता है तो गणेश प्रयाग में होता है, यानी कि पुराने टिहरी में इन दोनों का संगम होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकलती है? तो ये निकलती है संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक व संतोपत ताल से निकलती है। अलकनंदा को इतिहास में कहा गया है हिरण्यवती नदी, ठीक है। हिरण्यवती के नाम से इसको जाना गया है। इसकी जो लंबाई है देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर है। अलकनंदा में केशव प्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है? तो केशव प्रयाग में होता है सरस्वती नदी का संगम। पंच प्रयाग में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पे जो नदी मिलती है वो है पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। जो धौली गंगा है ये धौलागिरी के कुंगल नामक श्रेणी से ये निकलती है। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदी है? तो ये है पश्चिमी धौली गंगा की। और पश्चिमी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है तो वो है नयार नदी। नयार नदी जो है ये भी दो नदियों से मिलकर बनी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। इन दोनों नदियों का उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से और इन दोनों नदियों का संगम होता है सतपुली में होता है और उसके आगे ये नयार नदी के नाम से जानी जाती है। फूलों की घाटी में बहने वाली भ्यूडार नदी, जिसको पुष्पावती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है पुष्पतोया ताल से। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है बिरमा, गागस और बीनो, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पश्चिमी रामगंगा ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी दूधातोली श्रेणी से निकलती है और पश्चिमी रामगंगा को रतवाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है या राटवाहिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कौसानी के निकट से ये निकलती है। कौसानी की जो धार जगह है वहाँ से ये नदी निकलती है और कोसी नदी को अल्मोड़ा की जीवनदायिनी नदी भी इसको कहते हैं। जो कौसानी है, ठीक है, कोसी नदी है, जो इसकी जो सहायक नदी है तो देवगाड़, मिनी मूलगाड़ और सामली गाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नैनीताल के चोर गलिया के पास से कौन से निकलती है? तो ये नंधो नदी निकलती है और किन किन जनपदों से होकर निकलती है? नैनीताल, उधम सिंह नगर का ये बॉर्डर बनाती है और उसके बाद ये नानक सागर बांध में चली जाती है। राज्य की सबसे पूर्वी नदी काली नदी का उद्गम स्थल है तो काला पानी, पिथौरागढ़ से ये नदी निकलती है, ठीक है। और ये काली की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो कुठियांगटी, ये इसकी प्रथम सहायक नदी है। धौली गंगा पूर्वी, गौरी गंगा, सरयू और लधिया, जो लधिया है इसकी अंतिम सहायक नदी है और कुठियांगटी जो नदी है ये प्रथम इसकी सहायक नदी है। कुठियांगटी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसकी जो है सहायक नदी है तो सांगचुन्ना, निरकुट और थुमका, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो कुठियांगटी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जैक्सर श्रेणियों से ये निकलती है। लिस्सर, दारमा या नान दारमा, सेलायांगटी, कंचुतिच आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं और पूर्वी धौली नदी जो है ये पूर्वी धौली गंगा जो है ये काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। काली नदी जो है इसकी ये दूसरी सहायक नदी है। गौरी नदी या इसको गौरी गंगा भी कहा जाता है तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मिलम ग्लेशियर से। और काली नदी का ये सहायक नदी, ठीक है। इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? काली नदी और गौरी गंगा का तो जोलजीबी में होता है, ठीक है। पिथौरागढ़ के जोलजीबी में इन दोनों का संगम होता है और यहाँ पे जो जोलजीबी है यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला लगता है जोलजीबी मेला। इस मेले की शुरुआत होती है तो 1914 में इसकी शुरुआत होती है और गजेंद्र पाल के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। सरयू व काली नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो ये होता है पंचेश्वर में, ठीक है। जो सरयू नदी है ये बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है और सरयू जो नदी है ये प्रमुख
सबसे प्रमुख और पवित्र नदी मानी जाती है कुमाऊं की। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? तो वो मिलती है पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है पॉन्टिंग ग्लेशियर या नामिक ग्लेशियर से इसका उद्गम माना गया है और ये सरयू की प्रमुख सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है पॉन्टिंग व नामिक हिमनद। भुजपत्री घाट, कालापानी घाट, गरगातिया आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा पूर्वी रामगंगा ये किसकी सहायक है? तो ये सरयू की सहायक नदियां हैं। और सरयू को मानस खंड में गंगा नदी के नाम से इसको जाना गया है और जो गोमती नदी है इसको यमुना नदी कहा गया है मानस खंड में। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये बागेश्वर से निकलती है। काली नदी में मिलने वाले राज्य की अंतिम नदी कौन है? तो ये है लधिया नदी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे आज के 50 क्वेश्चन भी पूरे हो गए हैं और आज हमने यहाँ पे 9 वीडियो मतलब इस सीरीज की 9 वीडियो कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने 450 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो लधिया नदी है ये चंपावत में मिलती है, ठीक है, काली नदी से। और उसके बाद आगे काली नदी आगे टनकपुर से आगे निकलकर शारदा नदी के नाम से जाने जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।